जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं और शेर शाह, ठीक, शेर शाह के बारे में कल के वीडियो में तो हो चुका था। तो आज के वीडियो में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए। ठीक, तो अकबर का शासनकाल जो है वो 1556 से 1506 ईस्वी के मध्य होता है। ठीक, सम्राट अकबर का जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। ठीक, राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे हुआ। ठीक, तो ये तो बात अकबर के प्रारंभिक जीवन की है। अभी और भी है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि अकबर के समकालीन शासक कौन थे। तो रानी एलिज़ाबेथ, ठीक, वो इंग्लैंड की रानी थी। ठीक, उनका समकालीन मतलब जब अकबर का शासन भारत पर था, ठीक, मतलब संपूर्ण नहीं कह सकते, लेकिन उस समय जिस भी एरिया पे था, ठीक, तो उस समय अन्य देशों में कौन से राजा रानी का शासन था। शाह अब्बास की बात करें तो ईरान के थे। जार ईवान फोर्थ, ठीक, ये रूस के थे। जार ईवान फोर्थ बेलियेविच ईवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। चलिए ये बात हो गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। मतलब ये उपाधि से वो सिंहासन पर बैठा। बैरम खां, ठीक, ये एक शिया मतावलंबी था। 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। वह बदख्शां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। ये तो हो गई बैरम खान से रिलेटेड बात। नेक्स्ट पॉइंट है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी वो आप लोगों ने पढ़ा था बाबर के काल में। ठीक, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक, मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। अकबर ने हरम दल से अपने को क्या किया? पूर्णतः मुक्त कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। ठीक, इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आशफ खां ने किया था और अकबर के सेनापति का नाम क्या था? मान सिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। फिर महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक आप सबको पता है और हाथी का नाम राम प्रसाद था। हाथी का नाम भी याद कर लीजिए। हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित जो था कौन था? अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा जो था वो बीरबल था। ठीक, महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। तो ये रियल में क्या था? एक ब्राह्मण था और ये इसका नाम महेश दास था।
अकबर के जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। तो ये बात हो गई। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। राजस्व प्राप्त की जब्ती प्रणाली जो है वो अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अकबर के दीवान राजा टोडरमल ठीक ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सबसे पहले समुद्र को देखा। ठीक, तो गुजरात विजय के दौरान अकबर ने सबसे पहले दो काम हुए, एक तो पुर्तगालियों से मिला और सर्वप्रथम उसने समुद्र को देखा। यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, नोट ही लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। तो गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। ठीक, और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। अब देखते हैं कि अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेश। तो मालवा का प्रदेश शासक और वर्ष दिया है, मुग़ल सेनापति जो था। तो शासक बाज बहादुर वर्ष 1561 और मुग़ल सेनापति आदम खां और पीर मोहम्मद। चुनार प्रदेश की बात करें तो इसका शासक कौन था? अफ़गानों का शासन था यहाँ पर। और वर्ष 1962 में मुग़ल सेनापति मतलब मुग़ल की तरफ से कौन लड़ाई की थी सेनापति बन के? अब्दुल्ला खां। आमेर में भारमल का था, डेट है 1562 और इसने क्या किया था भाई? स्वेच्छा से अहिंसा स्वीकार कर ली थी आमेर ने। और मेड़ता की बात करें तो यहाँ शासक जयमल शासन करता था और वर्ष 1562 में इस समय मुग़ल सेनापति कौन था? सरफुद्दीन था। गोंडवाना में वीर नारायण एवं दुर्गावती, तो ये यहाँ सेनापति आशफ खां था। मेवाड़ में उदय सिंह और राणा प्रताप, और अकबर ने भाई स्वयं युद्ध लड़ा था। और सेनापति की बात करें तो मान सिंह एवं आशफ खान। रणथंभौर में सुरजनहाड़ा ठीक, और भगवान दास एवं अकबर ये सेनापति थे मुग़ल के। कालिंजर में शासन था रामचंद्र का और 1569 ईस्वी में मजनू खां और काक शाह ने यहाँ पर क्या किया? इसको अपने मिला लिया मुग़ल साम्राज्य में। फिर ऐसे ही मारवाड़ ठीक, मारवाड़ जो स्वेच्छा से आधीनता स्वीकार कर ली थी, राव चंद्रसेन का शासन था। जैसलमेर में रावल हरिराय, और इन्होंने भी स्वेच्छा से आधीनता जो है मुग़ल साम्राज्य की स्वीकार कर ली थी। बीकानेर में कल्याणमल, इन्होंने भी स्वेच्छा से कर लिया था। गुजरात में तो भाई स्वयं गया था सम्राट अकबर। बिहार व बंगाल में दाऊद खां का शासन था। काबुल में मिर्ज़ा हकीम का शासन था और इसको क्या किया था? अपने क्षेत्र में मिला लिया था। कश्मीर में यूसुफ याकूब खां, भगवान दास व कासिम खां, ये सब सेनापति थे मुग़ल काल के, मुग़ल साम्राज्य के। उड़ीसा में निसार खां, सिंध में जानी बेग, बलूचिस्तान में पन्नी अफगान और कंधार में मुजफ्फ़र हुसैन। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। अब दक्षिण भारत की बात करें तो खान देश में शासक कौन था? अली खां था और इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। दौलताबाद में चांद बीवी शासक के रूप में थी और सेनापति मुराद था, अब्दुल रहीम खान का ना, अबुल फजल और अकबर। अहमदनगर में बहादुर शाह चांद बीबी और असीरगढ़ में मीरन बहादुर। ठीक, और यह अकबर का अंतिम अभियान था। कौन सा? असीरगढ़ का अभियान अकबर का अंतिम अभियान था। अब अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं कि उसने कौन कौन से कार्य किए। तो उसने दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली? 1562 में, मतलब उसने खुद ले ली थी। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया 1563 में। जजिया कर भी समाप्त कर दिया 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। ठीक, और इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति 1578। मजहर की घोषणा 1579। दीन इलाही की स्थापना 1582। इलाही संवत की स्थापना 1583। लाहौर राजधानी स्थानांतरित 1585। तो ये अकबर के द्वारा किए गए कार्य हैं। अब देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। दसवंत और बशावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे और अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक की बात करें तो तानसेन, बाज बहादुर बाबा, रामदास एवं बैजू बाबरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु जो है 16 अक्टूबर 1506 ईस्वी को हुई और इसे आगरा के
निकट सिकंदरा में दफनाया गया। कहाँ? आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अब स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधा भाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। तो ये अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं स्थापत्य कला के क्षेत्र में, तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिए। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न कौन से थे? तो अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम, खान खाना, फ़कीर अज़ीउद्दीन और जो 9वें नंबर पे थे वो मुल्ला दो प्याजा। ठीक, तो ये बात हो गई नवरत्न के बारे में। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने ग्रंथ लिखी है कौन सी? अकबर नामा, याद कर लीजिए इसको भी, और वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। ठीक, इसके बाद संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और इनका असली नाम जो था रामतनु पांडे था। और इनकी कृतियों की बात करें तो मियाँ की ठोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कानड़ा आदि क्या हैं इनकी कृतियाँ हैं। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने के पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। और भी पॉइंट हैं वो भी पढ़ते हैं कि अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, अकबर से उनका कोई सरोकार नहीं है। ऐसी बात थी, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अकबर ने भगवान दास मतलब आमेर के राजा भारमाल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। ठीक, और यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम, ठीक, जिसका नाम जहांगीर था, के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी एवं शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद किया। महाभारत का नाम रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक रखा। तो ये रज़्मनामा मतलब फ़ारसी में क्या कहते हैं, महाभारत को जब अनुवाद कर दिया तो इसका नाम रज़्मनामा रखा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है पंचतंत्र का फ़ारसी में अनुवाद जो है वो अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने रास्तरंगड़ी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजु के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती, ठीक, सूरदास द्वारा रचित है ये कथा का फ़ारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फ़ारसी में टोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फ़ारसी में किया। ठीक, ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फ़ारसी में अनुवाद जहान जफ़र नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मुग़लों ने भारत की जो विरासत थी उसको कैसे अपने भाषा में अनुवाद करके पढ़ने की कोशिश की। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय को उपलक्ष्य में करवाया था और 4 बाग परंपरा बनाने की परंपरा अकबर के काल में शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। तो ये आप याद कर सकते हैं कि अकबर ने जो सीरी कलम की उपाधि है वो अब्दुल समद को दी थी और जड़ी कलम की उपाधि जो है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। और मुग़लों की जो राज की भाषा थी वो फारसी थी। ठीक, और अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। नगाड़ा कौन बजा रहा था? बजाता था अकबर। इसके बाद जहांगीर के बारे में है, तो जो अकबर का उत्तराधिकारी था मतलब पुत्र। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। हम लोगों ने अकबर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो पढ़ लिए थे। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।